वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम एंथ्रोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। हमने जहाँ पे छोड़ा था उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। रिलीजन यूनिट 5। बहुत सारी अप्रोचेस हैं कैसे हमें रिलीजन को स्टडी करना है। रिलीजन डर को पैदा करता है। पहले मैजिक आया, फिर रिलीजन आया, उसके बाद साइंस आया। साइकोलॉजिकल अप्रोच का डिफरेंट व्यू पॉइंट है। एक डर को पैदा करना है लोगों के बीच में ताकि कोई वायलेंस ना करे, सोसाइटी में एक ऑर्डर बना रहे। बड़े सोसाइटीज में एक रिलीजन को माना जाता है और सोसाइटीज में एक से ज़्यादा गॉड्स को वर्शिप किया जाता है, जिसको हम मिथ्स और प्रोफेन कहते हैं। सैक्रेड को क्या बोलते हैं? सैक्रेड क्या है? जिसको हम टच नहीं कर सकते। प्योर को हम सैक्रेड बोलते हैं। प्रोफेन इम्प्योर होता है, ऑर्डनरी चीजें होती हैं। मिथ्स क्या है? रिचुअल्स क्या है? हम रिलीजन में मिथ्स को मानते हैं। बहुत सारे मिथ्स होते हैं रिलीजन में, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है लोगों को। बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं रिलीजन के। आप पीसेंट की सोसाइटी है या ट्राइबल की सोसाइटी है, वहां पे रिलीजन एग्जिस्ट करता है, उसके बड़े सारे टाइप्स होते हैं। एनिमिज्म एक टाइप है। सोल में बिलीव करते हैं, सुपर नेचुरल फोर्सेस में बिलीव करते हैं, जिसको एनिमेटिज्म बोलते हैं। फैटिसिज्म, हम एक ऑब्जेक्ट को बड़े अच्छे तरीके से डेकोरेट कर देते हैं, फैटिसिज्म बोलते हैं, और इसकी फिर वर्शिप करते हैं। हम नेचुरल फोर्सेस की को वर्शिप करते हैं, नेचुरलिज्म बोलते हैं। हम सैक्रेड प्लांट या एनिमल को वर्शिप करते हैं, सैक्रेड उसको मानते हैं, उसको हार्म नहीं करते हैं, किल नहीं करते हैं। रिलीजन और साइंस में बहुत ज़्यादा अंतर है। मैजिक से हम किसी को गुड के लिए भी होता है, हार्म करने के लिए भी होता है। रिलीजन का मकसद होता है सोसाइटी में ऑर्डर बना के रखना। रिलीजन बहुत सारे कार्यों को करता है। मैजिक दो किस्म का होता है, ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक। साइंस एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है ऑब्जर्वेशन की और टेस्टिंग की। अब रिलीजन में बहुत सारे फंक्शनरीज होते हैं, वर्शिप करने वाला होता है जिसको प्रीस्ट कहते हैं, फुल टाइम स्पेशलिस्ट होता है, शमाम होता है, इसका स्टेटस हाई होता है। फुल टाइम स्पेशलिस्ट होता है, हील करता है लोगों को, मेडिसिन लोगों की बीमारियों से ठीक करता है, बीमारियों को दूर करता है। सॉर्सरर किसी को अपने मंत्रों से हार्म करता है।
स्टेटस लो होता है सोसाइटी में, विच का भी स्टेटस लो होता है, ये अपने नज़र से ही किसी को हार्म कर देते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट रिलीजन की ही कहानी को बताता है। जेम्स फ्रेजर ने बुक लिखी थी गोल्डन बाउ। उस बुक में एक्सप्लेन किया है रिलीजन को। रिलीजन एक इसमें बहुत सारे गॉड्स की वर्शिप की जाती है, पॉलीथिज्म की वर्शिप की जाती है। मिथ्स आर पार्ट ऑफ रिलीजन। Rituals are performed in religion. There are different forms of religion. I discussed with you about tribal societies and peasant societies. There are religious such societies follow rituals. They have they are religious in nature, and there are different forms of religion exists in tribal and peasant societies. Such tribal societies worship the soul. Some tribal societies worship the supernatural forces. Some peasant societies they worship the supernatural forces, the nature. Some worships decorate object in a very sophisticated manner. Some worship plant and animal. It is a sacred for them. It brings social harmony in the society. It regulates the society. There are various anthropological thoughts like Taylor, Morgan, and Fraser belongs to classical evolutionism, historical particularism, France Boas, and German, American, and British anthropologists. They believe in diffusionism. Malinowski belongs to functional school of thought. Radcliffe Brown belongs to structural functionalism school of thought. Levi Strauss and Edmund Leach belongs to structuralism school of thought. Margaret Mead, Benedict, Cora Vos, Ralph Hinton, Cardinger belongs to culture and personality school of thought. V.D. Gordon Childe, Leslie White, Julian Stewart, Marshall and Sahelin, and Service belongs to New Evolutionism school of thought. Marvin Harris belongs to cultural school of thought. Symbolic and Turner, Geertz and Schneider belongs to symbolic and interpretive school of thought. Cognitive theory, Tyler and Conklin belongs to cognitive theory of thought. And there are also postmodernists who criticize all the above theories. So, chapter number 6 discusses about anthropological theories, and chapter number 7 culture, language, and communication is about culture, language, and communication. So, how the language was originated and what are the characteristics of languages? There are various types of verbal and non-verbal communication. We have the social context of language use. Language is determined by the context in which it is used.
We have culture, language, and communication. Two types of communication. We have verbal communication and non-verbal communication. We will talk about nature, characteristics of culture, of language, and what is the relationship between language and culture. We have cognitive theories by Tyler and Conklin. We have Schneider, Turner, and Clifford Geertz belongs to symbolic and interpretive school of thought. We have Levi Strauss and Edmund Leach belongs to structuralism school of thought. Childe, Leslie White, Julian Stewart, Sahalin, Marshall Sahalin, and Elman Service belongs to neo-evolutionism school of thought. We have various structuralist school of thoughts that we are discussing about it. You have to study each and everything in it. I have discussed with you chapter 5. Chapter 5 is very important from anthropological school of thought. I will discuss with you the various school of thought, and chapter 5 is religion, chapter 6 is anthropological thoughts, and chapter 7 is culture, language, and characteristics. We have culture, we have language, and characteristics. So, there are various school of thoughts that we discusses in this paper. We have cultural materialism by Marvin Harris. We have cognitive theories. We have symbolic and interpretative theories. We talk about language. Okay. We various now let us about L.H. Morgan. L.H. Morgan has written a book by name Ancient Society and the System of Consanguinity and Affinity of the Human Family and the Leak of Xerox. And E.P. Taylor has written a book by Primitive Culture, Researches into the Early History of Mankind and the Mexico and the Mexican. Anahua, the Mexico and the Mexican and Primitive Culture and Researches in the Early History of Mankind, written by E.B. Taylor. We have Golden book written by James Fraser. Malinowski has written or belongs to functional school of thought, and he wrote a book Argonauts of the Western Pacific. Radcliffe Brown wrote the book The Andaman Islanders. Clark Whistler wrote a book about man and culture and the American Indian. The American Indian, the man and culture. Culture area approach. Written by Clark Whistler. Man and culture. Alfred Kroeber wrote Anthropology. Crime and Customs in Savage Society by Malinowski. Argonauts of the Western Pacific by the Malinowski. Crime and Custom in the Savage Society by Malinowski. Margaret Mead, Coming of Age in Samoa. Patterns of Culture by Ruth Benedict. Coming of Age in Samoa.
by Margaret Mead. Crime and Custom in Savage Society by Malinowski. Argonauts of the Western Pacific by Malinowski. Coming of Age in Selma by Margaret Mead. Sex and Temperament in Three Primitive Societies by Mead. Malinowski belonged to functional school of thought. Coral Gardens and Their Magic, Malinowski. Ralph Linton, The Study of Man. The Individual and His Society, Abraham Cardinger. The Individual and His Society. On Social Structure by A. R. Radcliffe Brown. The People of Allure, Cora Du Bois. To talk about Allore's culture. Cora Du Bois wrote a book by People of Allure. Ralph Linton, Malinowski, Margaret Mead, Coming of Age in Samuel, Sex and Temperament in Three Primitive Societies by Margaret Mead. Patterns of Culture, Ruth Benedict. Malinowski, Crimes and Customs in Savage Society. Argonauts of the Western Pacific. Abraham Cardinger, The Individual and His Society, The People of Allure. The Individual and His Society. The Study of Man, Ralph Linton. Coral Gardens and Their Magic, Malinowski. The Coral Gardens and Their Magic, Malinowski. The Study of Man, Ralph Linton. Psychological Frontiers of Society, Abraham Cardinger. The Individual and His Society, The Psychological Frontiers of Society. The Chrysanthemum and the Sword, Ruth Benedict. The Chrysanthemum and the Sword, Ruth Benedict. The Elementary Structure of Kinship, Levi Strauss. And Edmund Leach. Levi Strauss belongs to Structuralism school of thought. Levi Strauss. The Elementary Structure of Kinship. The System of Consanguinity and Affinity of the Human Family by Alice Marlowe. Levi Strauss. The Elementary Structure of Kinship. Leslie White. The Science of Culture. Structure and Function in Primitive Societies. Ray Radcliffe Brown. The Nature of Culture. Alfred Kroger. Political System of Highland Burma. Edmund Leach. Levi Strauss and Edmund Leach. Political System of Highland Burma. In Julian Stewart, The Theory of Culture Change. Theory of Culture Change by Julian Stewart. The Science of Culture by Leslie White. Julian Stewart. The Theory of Culture Change. Levi Strauss. Tristis Tropics. Harold Conklin. Hanuno Agriculture. Harold Conklin. Leslie White, The Evolution of Culture. Edmund Lynch, Rethinking Anthropology. Levi Strauss, The Savage Mind. Levi Strauss, Mythology, 4 volume. Clifford Geertz, Religion as a Culture System. Victor Turner, The Forest of Symbols. The Rise of Anthropological Theory, Marvin Harris. The Ritual Process, Victor Turner. The Interpretation of Culture, Clifford Geertz. Cultural Materialism, Marvin Harris. Local Knowledge, Clifford Geertz. So these are the name of the books written by various authors in the year, and the author belongs to the different school of thought. Here we are discussing about the name of the books. So can you recall some of the books? The People of Culture, The People of the System of Consanguinity and Affinity of Human Family, Ancient Society, The Primitive Culture by E.B. Tyler, The Chrysanthemum and the Sword. So, The Forest of Symbols, written by Victor Turner. The Interpretation of Culture, written by Clifford Geertz. Victor Turner, Clifford Geertz, Snyder. So, belongs to symbolic and interpretative school of thought.
So, The Forest of Symbol, written by Victor Turner, The Interpretation of Culture, written by Clifford Geertz. Culture Materialism, written by Marvin Harris. Local Knowledge, written by Clifford Geertz. Clifford Geertz, Victor Turner, Levi Strauss, Mythologies, Levi Strauss, The Savage Mind, Rethinking Anthropology, Edmund Leach, Leslie White, Evolution of Culture, Harold Conklin, Culture, Agriculture, Levi Strauss, Theory of Culture Change by Surin Stewart, Edmund Leach, Political System of Highland Burma, belongs to structuralism. Levi Strauss and Edmund Leach, The Political System of Highland Burma, the Elementary Structure of Kinship, The Science of Culture, The Theory of Culture Change, Structure and Functions in Primitive Societies, A. R. Radcliffe Brown, The Nature of Culture, Alfred Kroeber, The Chrysanthemum and the Sword, Ruth Benedict, Psychological Frontiers of Society, Abraham Kardinger, Cora Du Bois, the People of Lahore, A. R. Radcliffe Brown on Social Structure, Essay on Social Structure, Abraham Kardinger, The Individual and the Society, The Study of Man, Ralph Linton, Coral Garden and Their Magic, Malinowski, Sex and Temperament in Three Primitive Societies, Margaret Mead, Coming of Age in Samoa, Margaret Mead, Crime and Custom in Savage Society, Malinowski, Abraham Tamil Islander, A. R. Radcliffe Brown, Argonauts of the Western Pacific, Malinowski, Golden Bough, James Fraser, Primitive Culture, E. B. Tyler, Researches in the Early History of Mankind, E. B. Tyler, Anahuac, E. B. Tyler. All these were books written in the 19th century, and some books were written in the 20th century. So, books written in the 19th century and the 20th century, I have given you elaboration about all these books. Okay, and you must get to know these things. So, you must know about it. So, these are the names of certain books that you must remember by heart. I have also gives you something about the various book lists of IGNOU. Okay, so what is social anthropology? Okay, so
What is social anthropology? So let us do some reading. The most common and basic definition of anthropology is to say that anthropology is the study of man across time and space. Okay, so it not only studies human beings in present context but also studies human being journey through the path of the evolution from Pleistocene period till today's globalized world, and also tries to trace the future path. It studies man irrespective of any geographical boundary. Okay, so man is the most wonderful creature in the world with culture, social, and habitational variation in it. Homo sapiens represents a diverse population in itself in respect of culture. So, biologically defined, Homo sapiens are an interbreeding population. They are interbreeding population. Okay. So, ethnology was used instead of social or cultural anthropology. The Greek term ethos means race and logia means studies. So, the term social anthropology is generally used in Great Britain. It is also used in France. It is refers to different meanings in the countries like USA, England and other countries. In Great Britain, anthropology refers to physical anthropology, which studies biological aspects of man. In England, social anthropology is understood as sociology, as in other countries of the European continent. Okay, so the culture anthropology. The we have seen how the American culture of a particular society helps us to understand civilization. The American cultural anthropology also includes archaeology. Okay, how this socio anthropology emerged. So, you know, Henry Manes has written a book, Ancient Laws, and L.H. Morgan has written a book, Ancient Society, in 1871. Okay, many worked in India. So, Franz Boas, Malinowski, there were three different schools of diffusionism: British school, German school, and American school. Smith, Franz Boas, Clark Whistler, Kroeber, Rivers, Franz were the scholars of the school. Malinowski are regarded as the first modern anthropologist. Was a profound critic of classical evolutionists. He stressed on doing field work. So there are different methodologies of socio-cultural anthropology. So social anthropology includes the study of all human culture and society. We study all human culture and society.
Okay, Ivan Pritchards. So, how socio-anthropology has developed as a discipline? When you talk about socio-anthropology in India, Indian anthropology appears as a very young. Andre Batley term Indian anthropology study of culture and society in India by anthropologists. Indian society and culture are being studied by various anthropologists from inside and outside of the country. However, anthropology owes its origin to the later half of the 19th century with the ethnographic compilation of traditions and beliefs of different tribes and castes in various provinces of India. It was only during British colonial rule that anthropological data was gathered. With no academic interest, government officials, इनका कोई academic interest तो था नहीं. Okay, they collected the anthropological data in the 18th century. But motive was not to study the Indian society and culture, but to help the British administration for smooth governance. मिशनरीज का मकसद था रिलीजियस मोटिव था उनका. Both administrators and missionaries were baffled when they came across various types of people have entirely different culture. Okay, the administrators, missionaries in India wrote a lot about the Indian people and their life. Trained British officials like Risley, Dalton, Thurston, Russell, Crook, Mills, like Rivers, Radcliffe Brown, Hutton came to India and conducted anthropological field. Indian anthropologists borrowed the ideas, frameworks, procedures of work from the Western anthropologists. They also studied the culture, different like S.C. Roy, D.N. Mazumdar, G.S. Gore, S.C. Dubey, N.K. Bose, L.P. Vidyarthi, S. Sinha. How try to study the development of social anthropology in India. S.C. Roy, D.N. Mazumdar, they studied the social anthropology in India. You must understand about it. How social anthropology has developed in India. Discuss the aim of social anthropology. Methods of social anthropology. You must understand all of it. How socio-cultural anthropology emerged in India. So you can start about anthropology. So you must know about it. Socio-anthropology is a branch of anthropology. So anthropology has basically two schools of thought. One is a British school of thought, another is American school of thought. So American British school of thought divides the anthropology into three branches. Social anthropology, archaeology, biological anthropology. American school of thought divides four branches of anthropology. It is physical anthropology, cultural anthropology, archaeological anthropology, and linguistic anthropology. Okay. You know, social anthropology know about cultural anthropology. According to Herskovits, cultural anthropology is to study the man's ways has devised to cope up with the natural settings.
Culture has been divided in different ways. How social anthropology developed? You must understand about it. There are various methods of social anthropology. The fieldwork tradition in anthropology was developed by Malinowski. So, E.B. Tyler was the first scholar to emphasize the need for direct data collection in anthropology. The professional data gathering in America was done by Franz Boas. There was first attempt was he conducted North Pacific expedition. The second attempt was made in England under leadership of Head-on, Rivers, and Seligman. So, social anthropology in India, yes, they did a lot of good things in India. Scientific study of society. But about human evolution, the classical evolutionism. Then we have the relationship of social anthropology with other discipline, with sociology, relationship of social anthropology with other social sciences like sociology, psychology, economics, political science, social work, cultural studies, literature, public health, management, policy, and governance. So it is related with all other sciences. So introduction to what is social anthropology, nature and scope. So nature and scope, we have we have philosophical foundation, we have relationship of social sciences with other discipline. That is about social anthropology. We have anthropological theories, functionalism, structural functionalism, and neo-functionalism. Structuralism, postmodernism, culture and personality school of thought. We have economic and political organization. We have religion. We are talking about the various things. So you must
thinks about ethnocentrism and cultural relativism. Okay, guys. So we have socio-cultural anthropology, discussed about the various schools of thoughts. We also talk about research methods in anthropology, how the field anthropologists do field work in order to collect data from the societies. The societies that are studied can be rural society, urban society, or it can be tribal society. So there is a difference between technology, methodology, and methods. And there are various tools of data collection like observations, like interview, like questionnaires, schedule. We have life history, case study, genealogy, oral history. We have participatory methods. Then we have how to analyze the data and we try to present the data. So chapter 8 is research methods in anthropology. Chapter 7 is culture, language and communication. Chapter number 6 is anthropological theories. Chapter number 7 is culture, language and communication. Chapter number 8 is research methods in anthropology. So you must know about field work tradition in anthropology. Okay. So you must know about techniques, methods, and methodology. So you have fieldwork tradition in anthropology, and there are points of difference between techniques, methods, and methodology. There are various tools of data collection, and we collect the data, we analyze the data, we interpret the data, and we present the data. Analysis, interpretation, and presentation of data. Fieldwork are done by anthropologists. There are various tools of data collection: case history, questionnaires, schedules, case study, life history, genealogy, oral history, case study, life history, genealogy, oral history, secondary source of information, participatory methods. Then we have human genetics. There are methods and applications. How do we study? There are various genetic principles are studied in man family study. We have pedigree analysis. There are various methods for study of genetic principles like in man family study. Methods for study of genetic principles in man family study. Pedigree analysis, we do twin study, we do foster child, we do co-twin method, cytogenetic method, chromosomal and karyotype analysis, biochemical method,
immunological method, DNA technology, and recombinant technology. DNA technology and recombinant technology. We have DNA technology and recombinant technology. You must be aware of it. There are chapter 9, chapter 8 is about research methods in anthropology, different tools of data collection. Differentiate between methodology, differentiate distinction between techniques, methods, and methodology. Then we have fieldwork tradition in anthropology. So fieldwork tradition in anthropology. We have fieldwork tradition in anthropology. There are various tools of data collection. We have fieldwork traditions in anthropology. We have technologies. We have methods. We have techniques, methods, and methodology. There are various methods for the study of genetic principles in man-family study. Pedigree analysis, twin method, co-twin method, foster child, cytogenetic method, chromosomal and karyotype analysis, biochemical method, and immunological methods, DNA technology, and recombinant technologies. DNA technologies and recombinant technologies. These are the methods to study genes. Methods for study of genetic principles in man family study. Various methods of human genetics. Mendelian genetics in man family study. We have single factor study. We have multifactorial, lethal, sublethal, polygenic inheritance in man. We have lethal genes, sublethal genes, polygenic inheritance. We have Mendelian genetics in man family study. We have single factor. We have multifactorial. Whether the one factor is responsible for causing disease, whether the trait is caused by due to multiple genes, or it is due to one gene, or it is due to multiple genes as well as environment. So we study Mendelian genetics in man family studies. So methods for study of genetic principles in man family study. We have human genetics. How? There are various methods for study of genetic principles in man family study. We have pedigree analysis, we have twin study, we have foster child, we have co-twin method, cytogenetic method, and biochemical and karyotype analysis. We do have Mendelian genetics in man family studies. There is a single factor, then there are multi-factor, then there are lethal factor, sublethal, and polygenic inheritance in man. How Mendelian genetics in man family studies, whether single gene is responsible for causing error, whether multiple genes are responsible for causing error, or whether there is a combination of environment and genes that are responsible for causing a particular trait. So that is about 9.1 is about human genetics, 9.2 is about Mendelian genetics, and 9.3 is about genetic polymorphism and selection. So many forms. Polymorphism means many forms. So we have Mendelian population, Hardy-Weinberg law, the genetic frequency remains constant.
So what are the changes and causes that bring around frequency? The various causes and changes which bring down frequency. We have mutation, we have isolation, we have migration, we have selection, we have inbreeding, then there is genetic drift. So there are various factors that bring down frequency. Mutation is there, isolation is there, migration is there, selection is there, inbreeding is there, genetic drift is there. So what is consanguineous mating? Mating between the various close relatives, mating between distant relatives are called non-consanguineous mating. So genetic load, what is genetic load? What is genetic effect of consanguineous and non-cousin marriage? So cousin marriages are usually should be discouraged and consanguineous marriage should be discouraged. But in Muslims family, cousin marriages are allowed. So genetic effect of consanguineous marriage. What is the genetic effect of consanguineous marriage? Genetic effect of consanguineous marriage. How the genes are causing it consanguineous and cousin marriages. So let us discuss about concept of genetic polymorphism and selection. We have Hardy-Weinberg law. There are various causes and changes which bring down frequency. So I was talking with you about human genetics, then Mendelian genetics, then concept of genetic polymorphism, factors that brings about gene frequency. Then we have 9.4 chromosomes and chromosomal aberrations in man and methodology. What are numerical and structural aberrations? What is sex chromosomal aberration, Klinefelter syndrome, Turner syndrome, super female, intersex, and other syndromic disorders? We have autosomal aberrations, Down syndrome, Edwards syndrome, Patau syndrome, Cri-du-Chat syndrome. 9.4 Genetic imprints in human disease, genetic screening, genetic counseling, and what is human DNA profiling, gene mapping, and genome study. So, chapter 9.4. Chapter 9.4 is about chromosomal aberrations. Chapter 9.5 is about race and racism. Race and racism, we have biological variations of morphological, what is metric and non-metric characters, racism and race and racism, what are racial criteria, what are racism about 9.5, racial differentiation, race crossing in man. Chapter 9.5 is about race. Chapter 9.5 is about race. 9.4 is about aberrations, numerical, chromosomal and chromosomal aberrations in man, concept of genetic polymorphism and selection, then Mendelian genetics in man family study, human genetics methods and application. We have research methods in anthropology. We have culture, language, and communication. About culture, language, and communication. Research methods in anthropology. We have human genetics. We have Mendelian genetics. We have genetic polymorphism. We have chromosomal and chromosomal aberrations in man. We have race and racism, biological, metric and non-metric characters, biological basis of racial classification, racial traits in respect to hereditary and environment, biological basis of racial classification, racial differentiation and racial crossing, racial classification, racial differentiation and racial crossing, racial criteria, racial traits in relation to hereditary and man. So biological basis of morphological variations of metric and non-metric characters. Then we have 9.6. Age, sex and population variations as genetic marker. Age, sex and population variations as genetic marker. What is age, sex and population variation as genetic marker? Age, sex and population variations as genetic markers. So we have ABO, we have RH blood group system. These are the types of blood groups that are present in our body. We have HLA, HP, we have transferrin, we have
GM, we have blood enzymes. Okay. Physiological characteristics, age and population variations as genetic markers. Physiological characteristics, age variation, sex variation, population variation as genetic markers. So, physiological characteristics about HB level, body fat, pulse rate, respiratory functions, sensory perceptions in different cultures and socio-economic groups. So we have 9.6 age, sex, and population variation as genetic markers. Then we have ABO, RH, blood group system, HLA, HB, transferrin, GM, blood enzymes, physiological changes, transferrin, GM, blood enzymes. We have physiological characteristics. We have physiological characteristics. We have physiological characteristics talks about physiological characteristics talks about ABO, RH blood group system, HLA, transferrin, GM, blood enzymes, physiological characteristics, HB level. Then we have body fat, we have uh, body fat, HB level, pulse rate, respiratory function, sensory perception in different culture and socioeconomic groups. In different cultures, how do HP level varies, how body fat varies, how pulse rate varies, how respiratory functions vary, and how different sensory perceptions varies in different cultural and socioeconomic groups. We have age, sex, and population variation as genetic markers in 9.6. We have 9.5 of race, racism, biological variation, biological characteristics, racial differentiation, racial classification. We have racial crossing in man. We have race, racism, biological basis of morphological variations of metric and non-metric characters. So there are various bases of racial classification. We have HS Risley's racial classification. We have SS Sarkar. He has classified the races into various types. We have HS Risley classification. We have Sarkar classification. GS Gure's racial classification. How it has divided the population into various racial groups like Dravidian, Indo-Aryan, Aryo-Dravidian, then we have Mongolo-Dravidian, Dravidian, then we have this Nordics, Baston Brachycephals, then we have Negroids, we have Proto-Australo, we have um, uh, Proto-Australoids groups. Okay, then these are the various racial classification, racial groups that are existing in India. Indo-Aryans, Dravidian, Mongoloids, Dravido-Mongoloids, Irano-Sakkathians, Indo-European. These are the various racial groups that are existing in India. So we have Caucasoids, we have Mongoloids, we have Negroids. These are the main racial groups that are existing in India. Okay, we have biological basis of racial classification, racial differentiation, and racial crossing in man. Racial traits in relation to environment and hereditary. We have race and racism. We have biological basis of morphological variations of metric and non-metric characters. We have racial criteria. We have racial traits in relation to hereditary and environment. Hereditary and environment. That is chapter 9.5. We have genetic imprints, genetic screening, genetic counseling, human DNA, profiling, gene mapping, and genome study. Chromosomal aberrations in man, methodologies. We have concept of genetic polymorphism, and we have selections. We have
Mendelian genetics in man family study, single factor inheritance, multi-factor inheritance, concept of genetic polymorphism, Mendelian population, Hardy-Weinberg law, causes and changes in regional frequency, consanguineous mating, non-consanguineous mating, genetic effect of consanguineous marriage and non-cousin marriages. Okay, we have human genetics, chapter 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, and then 9.6. Then we have 9.7, concepts and methods of ecological anthropology. Concepts and methods of ecological anthropology. So there are various concepts and methods of ecological anthropology. So biocultural adaptation. So we discussed about genetic factors and non-genetic factors. So biocultural adaptations, genetic factors and non-genetic factors for adapting with the environment. Then we have man's physiological response to environmental stressors like hot deserts, high altitudes, then cold climate, higher climate is there. 9.7 डिस्कस कर रहे थे हम कंसेप्ट एंड मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी 9.8 एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इसमें हम हेल्थ को पढ़ते हैं हम डिसीजेस को स्टडी करते हैं इसका स्प्रेड कहाँ कहाँ किस किस कोने में बीमारी फैली हुई है हर सोसाइटी की हम फैमिली डिसीजेस को हम स्टडी करते हैं हम इन्फेक्शियस डिसीज को स्टडी करते हैं वो डिसीजेस जो इन्फेक्शन से होती हैं और नॉन इन्फेक्शन से कौन से डिसीजेस होते हैं हम उन कोविड डिसीज हम इसमें एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते हैं हम न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से जो डिसीजेस काज होती हैं हम उनको भी पढ़ते हैं एपिडेमियोलॉजिकल हेल्थ एंड डिसीजेस हम उनको पढ़ते हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस को पढ़ते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस को पढ़ते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रिलेटेड डिसीजेस को हम अंडरस्टैंड करते हैं ओके हम इसमें देखते हैं कि बायोकल्चरल अडेप्टेशन क्या है ना तो हमने 9.1 चैप्टर देखा 9.2 देखा 9.3 देखा 9.4 देखा 9.5 9.6 9.7 9.8 चैप्टर तो 9.1 स्टार्टिंग से करें हम 9.1 की बात करें हमने ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टडी किया 9.2 में हम मेंडेलियन जेनेटिक्स को देखा 9.43 में हमने कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म को देखा 9.4 में हमने क्रोमोसोमल एंड क्रोमोसोमल एबरेशंस को स्टडी किया 9.5 में हमने रेसेस को स्टडी किया रेशियल 9.6 में हमने एज सेक्स एंड पॉपुलेशन वेरिएशन एज जेनेटिक मार्कर को स्टडी किया 9.7 में हमने कंसेप्ट मेथड ऑफ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को डिस्कस किया 9.8 में हमने एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को डिस्कस किया और कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर 10 में हम क्या करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ह्यूमन की ग्रोथ होती है उसकी डेवलपमेंट होती है सोशल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस क्या है ग्रोथ के प्री नेटल स्टेजेस है नेटल स्टेजेस है इन्फेंट स्टेज है चाइल्डहुड है एडोलिसेंस है मैच्योरिटी है सेनिसेंस है सो कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है तो डिफरेंट स्टेजेस कॉन्सेप्ट क्या है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का तो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ की बात करें हम देखते हैं प्री नेटल स्टेज है नेटल स्टेज है प्री नेटल स्टेज है नेटल स्टेज है देन इन्फेंट स्टेज है देन चाइल्डहुड स्टेज है एडोलिसेंस है मैच्योरिटी है सेनिसेंस है प्री नेटल है इन्फेंट है तो स्टेजेस क्या है ग्रोथ की वो हम पढ़ते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी ग्रोथ को डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट हो सकता है बायोकेमिकल हो सकता है जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं बायोकेमिकल हो सकते हैं न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हो सकते हैं कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं फिर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं फिर जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं फिर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हो सकते हैं कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं
तो ये फैक्टर्स है सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। एजिंग एंड सेनेसेंस, एजिंग एंड सेनेसेंस क्या है? थ्योरीज एंड ऑब्जर्वेशंस। एजिंग एंड सेनेसेंस क्या है? थ्योरीज एंड ऑब्जर्वेशंस। एजिंग सेनेसेंस क्या है? थ्योरीज क्या है? ऑब्जर्वेशंस क्या है? ओके, तो वो हम डिस्कस करते हैं इसमें। बायोलॉजिकल एंड कल्चरल लॉन्गिविटी को हम स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल लॉन्गिविटी क्या है? क्रोनोलॉजिकल लॉन्गिविटी क्या है? ह्यूमन फिजिक और सोमेटोटाइप्स क्या है? स्टडी करते हैं। ह्यूमन फिजिक्स एंड सोमेटोटाइप्स को हम स्टडी करते हैं। मेथडोलॉजीज फॉर ग्रोथ स्टडीज क्या है? वो हम स्टडी करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मेथडोलॉजीज फॉर ग्रोथ स्टडीज? वो हम स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल लॉन्गिविटी क्या है? ह्यूमन फिजिक और सोमेटोटाइप्स क्या है? वो हम स्टडी करते हैं। मेथडोलॉजीज क्या है फॉर ग्रोथ स्टडीज को हम स्टडी करते हैं। तो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ क्या है? प्री नेटल है, नेटल है, इन्फेंट है, चाइल्डहुड है, मोर्टेलिटी है। देन फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, बायोकेमिकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं। एजिंग एंड सेनेसेंस क्या है? उसमें हम थ्योरीज ऑफ एजिंग पढ़ते हैं, सेनेसेंस की थ्योरीज को पढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशंस को पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल लॉन्गिविटी को हम डिस्कस करते हैं। ह्यूमन फिजिक एंड सोमेटोटाइप्स क्या है? वो हम स्टडी करते हैं इसमें। मैथडोलॉजीज को फॉर ग्रोथ स्टडीज हम डिस्कस करते हैं, है ना। रेलेवेंस क्या है? मीनो ये चैप्टर नंबर 10, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कौन कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं? ह्यूमन फिजिकल सोमेटोटाइप्स को डिस्कस करते हैं। बायोलॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल लॉन्गिविटी को डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं। Then we have aging and senescence theories and observation को डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 11 की बात की जाए तो इसमें 11.1 है, 11.2 है, 11.3 है। 11.1 की बात की जाए तो लेवल ऑफ रेलेवेंस ऑफ मीनार क्या है, मीनोपास क्या है, और दूसरे बायो इवेंट्स क्या है फर्टिलिटी के लिए, फर्टिलिटी डिफरेंशियल्स और फर्टिलिटी पैटर्न्स कहाँ है, फर्टिलिटी डिफरेंशियल्स को स्टडी करते हैं। डेमोग्राफिक थ्योरीज के बारे में हम स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल थ्योरीज हैं, सोशल थ्योरीज हैं, कल्चरल थ्योरीज हैं, बायोलॉजिकल थ्योरीज हैं, सोशल थ्योरीज हैं, कल्चरल थ्योरीज हैं, डेमोग्राफिक थ्योरीज हैं। देन बायोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल सोशियो इकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं, और बायोलॉजिकल एंड सोशियो इकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं, फेकंडिटी, फर्टिलिटी, नेटिलिटी एंड मोर्टेलिटी क्या है। ओके, तो आप देखोगे कि कौन कौन से रेलेवेंस क्या है मीनार का, मिनोपास का, एंड अदर बायो इवेंट्स टू फर्टिलिटी, फर्टिलिटी पैटर्न्स एंड डिफरेंशियल्स क्या क्या है। डेमोग्राफिक थ्योरीज हम पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल थ्योरीज हैं, कल्चरल थ्योरीज हैं, सोशल थ्योरीज हैं। देन उसके बाद 11.3 है, इसमें हम बायोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि हमारी फर्टिलिटी को, फिकंडिटी को, नेटालिटी को, मोर्टेलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो 11.1 चैप्टर है, 11.2 चैप्टर है, 11.3 चैप्टर है। उसका और चैप्टर नंबर 12 है एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स हम देखते हैं। न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी को हम डिस्कस करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी इन डिजाइनिंग ऑफ स्पोर्ट्स को हम डिफेंस के इक्विपमेंट्स हमने बनाने होते हैं, है ना। फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी क्या है, हम इसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इसका रेलिवेंस है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन और रिकंस्ट्रक्शन, पर्सन को आइडेंटिफाई करना है, जैसे कोई सुनामी आ जाता है, नेचुरल डिजास्टर अकर हो जाता है, तो रिमेन्स को, बॉडीज जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाती हैं तो उनको डीएनए के जरिए हम आइडेंटिफाई करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में पर्सनल रिकंस्ट्रक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। फॉसिल्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको स्टडीज करते हैं, उसकी डीएनए एनालिसिस करते हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अप्लाइड ह्यूमन जेनेटिक्स की बात की जाए, पैटर्निटी है, डायग्नोसिस है, जेनेटिक रिकाउंसलिंग, अप्लाइड ह्यूमन जेनेटिक्स की बात की जाए, पैटर्निटी डायग्नोसिस की बात की जाए। ओके, उसके बाद पैटर्निटी डायग्नोसिस हम करते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग हम करते हैं, यूजेनिक्स है, डीएनए टेक्नोलॉजी इन डिजीज एंड मेडिसिन, डीएनए टेक्नोलॉजी डिसीजेज में कैसे हेल्प करती है, मेडिसिन में कैसे हेल्प करती है। सीरोजेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स क्या है माइक्रोबायोलॉजी में, सीरोजेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स इन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में क्या होता है, सेरोजेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स इन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में क्या है। एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है जिसमें हम फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स को डिज़ाइन करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। देन डीएनए टेक्नोलॉजी एंड रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को डिस्कस करते हैं। डिसीज़ में और उसको मेडिसिन में क्या रोल है, हम डिसीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं,
है ना। और सीरोजेनेटिक्स और साइटोजेनेटिक्स क्या है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में हम सेल्स की स्टडी करते हैं, हम इसका हम इसका क्रोमोसोम्स की हम स्टडी करते हैं, हम ब्लड ग्रुप्स की स्टडी करते हैं सीरोजेनेटिक्स और साइटोजेनेटिक्स में। पैटर्निटी में हम अप्लाइड ह्यूमन जेनेटिक्स में पैटर्निटी डायग्नोसिस करते हैं, हम जेनेटिक काउंसलिंग तक करते हैं, हम काउंसलिंग तक करते हैं, हम यूजेनिक्स स्टडी करते हैं। तो कैसे हम पर्सनल की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो चैप्टर 1 के देखिए हमने 12 चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर 1 के हमने देखे 12 चैप्टर्स हैं। तो आइए जरा एक बार फिर से इनको स्टडी कर लीजिए हैं। चैप्टर 1 में क्या क्या आता है। चैप्टर 1 में हमने देखा मैथड, पहले तो मैथड डिफाइन, मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है और डेवलपमेंट क्या है एंथ्रोपोलॉजी का, वो हम पढ़ते हैं। 1.2 में हम देखते हैं रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स क्या है। 1.3 में हम देखते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन, मेन ब्रांचेस क्या है एंथ्रोपोलॉजी। 1.4 में हम देखते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन एंड वेरिएंट्स ऑफ मैन। और 1.5 में हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट्स। 1.6 में हम देखते हैं फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग। फिर 1.7 में हम देखते हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। 1.8 में हम देखते हैं प्री हिस्टोरिक रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स, कल्चरल आउटलाइन ब्रॉड आउटलाइन ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। 2.2 में नेचर ऑफ सोसाइटी है, नेचर ऑफ कल्चर है, एंड उसके बाद मैरिज है, उसके बाद फिर हम फैमिली के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बाद हम किनशिप के बारे में स्टडी करते हैं, फिर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ते हैं, फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ते हैं, फिर 6 में 5 में रिलीजन्स हम पढ़ते हैं। ओके हम एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, कल्चरल लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हैं, रिसर्च मेथड्स इन एंथ्रोपोलॉजी को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 में ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टडी किया जाता है। चैप्टर 9.4 में हमने 9.1 में हमें बताया कि मेथड्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। 9.2 में हम देखते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। 9.3 में कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हम देखते हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशंस इन मैन हम देखते हैं, रेस एंड रेशियल कॉन्फ़िगरेशन। 9.6 में एज सेक्स बर्थ देखते हैं। 9.7 में कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। 9.8 में एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी डिस्कस करते हैं। 10 में कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टडी करते हैं। 11 में रेलेवेंस ऑफ मीनोआर्क टू फर्टिलिटी। डेमोग्राफिक थ्योरीज को हम स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हम स्टडी करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी हम स्टडी करते हैं। तो ये था चैप्टर ये था पेपर 1। तो पेपर 1 की बात करी जाए तो हम पेपर 1 को देखें तो पेपर 1 में हमने बहुत कुछ स्टडी किया है, हमने अंडरस्टैंड किया है, हमने चीज़ों को समझने की कोशिश की है, कैसे हम एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करते हैं, कैसे हमने ग्रोथ को कैसे इम्प्लीमेंट करके रखना है, कैसे हमने थ्योरीज को हमने स्टडी करना होता है, कैसे हम कल्चर को हम स्टडी करते हैं, हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, हम इकोलॉजी को स्टडी करते हैं, हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, हम डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, एवोल्यूशन कैसे हुई है ह्यूमन की वो हम स्टडी करते हैं, फाइलोजेनेटिक स्टेटस को स्टडी करते हैं, हम रेलेवेंस ऑफ मिनार क्या है, मिनोपास क्या है, अदर इवेंट्स टू फर्टिलिटी को हम पढ़ते हैं, हम डेमोग्राफिक थ्योरीज को पढ़ते हैं, सोशल थ्योरीज है, कल्चरल थ्योरीज है, बायोलॉजिकल थ्योरीज है, वो हम पढ़ते हैं, है ना। फिर हम देखते हैं वेरियस सोशियो कल्चरल फैक्टर्स जो है वो फैक्टर जो करते हैं फर्टिलिटी को, फर्टिलिटी को, मोर्टेलिटी को, मैटर्निटी को, हम अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, हम डिफेंस में इसका अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन होता है इसका, स्पोर्ट्स में इसका एप्लीकेशन होता है, हम इसका डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, सीरोजेनेटिक्स को पढ़ते हैं, फिर साइटोजेनेटिक्स पढ़ते हैं, यूजेनिक्स पढ़ते हैं, पैटर्निटी डायग्नोसिस करते हैं, फेशियल ह्यूमन रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, हम इसका है ना, हम इसका फेशियल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, हम इसका फेशियल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, हम डायग्नोसिस करते हैं, स्टडी करते हैं, हम इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, है ना। तो हमने देखा रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, हम इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन कौन से हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, देन उसके बाद न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ओके, ये बायोकेमिकल फैक्टर्स हैं जो कि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, बहुत सारे हार्मोन बॉडी में जो कि रिलीज होते हैं वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना। तो ये उसके बाद कल्चरल मोबिलिटी क्या है, बायोलॉजिकल मोबिलिटी क्या है उसको हम स्टडी करते हैं, फेकंडिटी क्या है उसको हम स्टडी करते हैं, है ना, है ना। उसके बाद हम थ्योरीज ऑफ एजिंग पढ़ते हैं, सेमिसेक्स पढ़ते हैं, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम स्टडी करते हैं, ओके। तो ये हमने देखा एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते हैं, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते हैं, हेल्थ एंड डिसीज को पढ़ते हैं,
ओके देन इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी करते हैं, वेरियस जो बायोटिक स्ट्रेसेस हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। हम जेनेटिक फैक्टर्स का रोल देखते हैं, इन्वायरमेंट का रोल देखते हैं। ठीक है, हमने देखा हमने इसमें हम जेनेटिक इम्प्रिंट्स को स्टडी किया जाता है। हमने हमने देखा क्रोमोसोमल ऑटोसोमल एब्नॉर्मलिटीज को स्टडी करते हैं हम, न्यूमेरिकल स्ट्रक्चरल वेरिएशंस को स्टडी करते हैं हम। हमें एज, सेक्स एंड पॉपुलेशन वेरिएशन एज जेनेटिक मार्कर्स को स्टडी करते हैं हम। वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे पल्स रेट हो गया, जैसे बॉडी हीमोग्लोबिन लेवल, एचबी लेवल हो गया, वो हम कैसे वो वेरी करता है क्रॉस वेरियस सोशल ग्रुप्स एंड कल्चरल ग्रुप्स, वो हम स्टडी करने की चेष्टा हम करते हैं इनमें। ओके, तो उसके बाद में हम और भी बड़ी सारी कॉन्सेप्ट्स को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। हमें चाहे चाहे हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल एबिलिशन, मैजिकल एबिलिशंस की बात की जाए, वो हम स्टडी करते हैं। हम जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की स्टडी करते हैं, हम मेंडेलियन जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं, हम सिंगल फैक्टर इनहेरिटेंस, मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं, जेनेटिक इम्प्रिंट्स की स्टडी करते हैं। ओके, तो हम ये सब स्टडी करते हैं। हम मेथड्स ऑफ जो जेनेटिक प्रिंसिपल्स हैं वो हम स्टडी करते हैं। ओके, जैसे जैसे ह्यूमन डिफरेंट मेथड्स ऑफ जेनेटिक्स हम स्टडी करते हैं, जैसे पेडिग्री एनालिसिस है, देन बायोकेमिकल मेथड्स है, देन साइटोजेनेटिक मेथड्स है, क्रोमोसोमल एंड काइनेटिक एनालिसिस है। आई हैव जस्ट इस तरह से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चैप्टर्स का एक एक वर्ड्स आपको रटा हुआ होना चाहिए, आप तभी आप कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर सकते हैं और सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपनी आप डिपिक्ट कर सकते हैं अपने आंसर राइट में। उसके बाद चैप्टर 8 रिसर्च मेथोडोलॉजी को डिस्कस करता है। चैप्टर हम कल्चर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। कल्चर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, लैंग्वेज हो गया, उसको हम स्टडी करते हैं डिटेल में। ओके, रिसर्च मेथड्स को हमने डिस्कस किया। ओके, देन हमने देखा बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ को स्टडी करते हैं, हम रिलीजन को स्टडी करते हैं, हम किनशिप को स्टडी करते हैं, मैरिज को स्टडी करते हैं, फैमिली को स्टडी करते हैं हम। ओके, हमने डिफरेंट किनशिप टर्मिनोलॉजीज को स्टडी किया, रिलीजियस मैजिक रिलीजियस फंक्शनरीज को हम स्टडी करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट्स की हम स्टडी करते हैं, प्राइमेट टैक्सोनॉमी हम पढ़ते हैं, हम ह्यूमन एवोल्यूशन एंड एमर्जेंस ऑफ मैन को हम स्टडी करते हैं, रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन्स को हम पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग क्या है वो हम पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी का रिलेशनशिप क्या है अदर डिसिप्लिन्स के साथ वो हम पढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी वो हम डिस्कस करते हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी हो, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी हो, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो। ओके, तो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं एंथ्रोपोलॉजी की। तो अगर अपने स्कोप को समझना है, डेवलपमेंट कैसे हुई एंथ्रोपोलॉजी इंडिया में, कैसे क्रिश्चियन मिशनरीज ने इंडिया में कल्चर की स्टडीज की शुरुआत की थी, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इंडियन सोसाइटीज को स्टडी किया था, उनको उनका एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरेस्ट नहीं था, उनका इंटरेस्ट वेलफेयर करना नहीं था, उनका इंटरेस्ट था कि हम कैसे कन्वीनियंट वे में, इजी वे में हम इंडियन सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर सकें। तो एंथ्रोपोलॉजी की शुरुआत इंडिया में 19th सेंचुरी में शुरू हुई है और 20th सेंचुरी में भी इसकी स्टडी की गई। तो बहुत सारी बुक्स लिखी हैं डिफरेंट डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने। क्रिस आर्नोल्ड एंड द स्वॉर्ड बुक का नाम है, रुथ बेनेडिक्ट ने लिखी है, पैटर्न ऑफ कल्चर बुक लिखी है, द प्रिमिटिव कल्चर के बारे में बुक लिखी गई है। ओके, देन उसके बाद कमिंग ऑफ एजेंट्स है वो बुक लिखी गई है। देन उसके बाद द साइकोलॉजिकल फ्रंटियर्स ऑफ आइलैंड बर्मा, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ आइलैंड बर्मा के ऊपर बुक लिखी है, द पीपल ऑफ एलोरीज के ऊपर बुक लिखी गई है ना। उसके बाद कमिंग ऑफ एजेंट्स है बुक लिखी गई है। ये किसने बुक लिखी है, ये आप देखोगे मार्गरेट मीड ने बुक लिखी है, आप देखो मैलिनोस्की ने भी बुक्स लिखी थी। ओके, तो ये डिफरेंट बुक्स की अगर हम अंडरस्टैंडिंग करें, स्टडी करें, डिस्कशन करें, तो आप देखोगे कि बहुत सारी बुक्स जो हैं
आप बहुत सारी बुक्स आपके दिमाग में जहन में आती हैं। ओके, सोशल स्ट्रक्चर ऐसे लिखा था ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने, याद रखना है, सोशल स्ट्रक्चर ऐसे लिखा था ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने। एक बार हम नजर लगा लेते हैं। पहले लीग ऑफ यूरोपियंस बुक थी, वो किसने लिखी थी? एल एच मॉर्गन ने लिखी थी। फिर उसके बाद सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रेटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन प्लान, ये भी एल एच मॉर्गन ने ही लिखी थी। फिर उसके बाद एंशिएंट सोसाइटी बुक आती है, ये भी एल एच मॉर्गन ने लिखी थी। उसके बाद एडा वैक बुक थी, इबिट एलन ने लिखी थी। रिसर्चेस इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ये भी इबिट एलन ने बुक लिखी थी। प्रिमिटिव कल्चर बुक था, वो भी इबिट एलन ने लिखी था। तो ये दोनों एल एच मॉर्गन, इबिट एलन क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। गोल्डन बुक जेम्स ब्रेजन ने लिखी थी। उसके बाद अमेरिकन इंडियन क्लार्क विस्लर ने लिखी थी। अमेरिकन इंडियन क्लार्क विस्लर ने लिखी थी। अमेरिकन इंडियन क्लार्क विस्लर ने लिखी थी। आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक मेलिनोस्की ने लिखी थी। अंडमान आइलैंडर्स बुक लिखी थी, रेडक्लिफ ब्राउन ने लिखी थी। ओके, और मैन एंड कल्चर क्लार्क विस्लर ने लिखी थी। और द अमेरिकन इंडियन क्लार्क विस्लर ने लिखी थी। अमेरिकन इंडियन और मैन एंड कल्चर एंथ्रोपोलॉजी बुक अल्फ्रेड क्रॉबल ने लिखी थी। एंथ्रोपोलॉजी नाम की बुक अल्फ्रेड क्रॉबल ने लिखी थी। कस्टम क्राइम्स एंड कस्टम्स इन सैवेज सोसाइटी, क्राइम्स एंड कस्टम्स इन सैवेज सोसाइटी, ये भी मैलिनोस्की ने बुक लिखी थी। कमिंग ऑफ एज इन सैमोआ, पैटर्न्स ऑफ कल्चर ब्रूथ बेनेडिक्ट ने लिखी थी। सेक्स एंड टेम्परामेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटी, मार्गरेट मीड ने बुक लिखी थी। मार्गरेट मीड ने बुक लिखी थी। कमिंग ऑफ एज इन सैमोआ, मार्गरेट मीड ने बुक लिखी थी। आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, मैलिनोस्की ने बुक लिखी थी। क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी, मैलिनोस्की ने बुक लिखी थी। ओके, तो गॉर्डन कॉरल गार्डन एंड द मैजिक, मैलिनोस्की ने बुक लिखी थी। स्टडी ऑफ मैन एंथ्रोपोलॉजी, राल्फ लिंटन ने लिखी थी। द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी ऑन सोशल स्ट्रक्चर, द पीपल ऑफ एलोरी, साइकोलॉजिकल फ्रंटियर्स ऑफ द सोसाइटी, क्राइसैंथेमम एंड द सबार्ड। उसके बाद एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, लेवी स्ट्रॉस ने लिखी थी। द साइंस ऑफ कल्चर, लेस्ले वाइट ने लिखी थी। द साइंस ऑफ कल्चर, स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ए रेडक्लिफ ब्राउन ने लिखी थी। द नेचर ऑफ कल्चर, अल्फ्रेड क्रॉपर ने लिखी थी। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आइलैंड बर्मा, एडमंड लीच ने बुक लिखी थी। थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज, जूलियन स्टीवार्ट ने बुक लिखी थी। हुनुनो एग्रीकल्चर, हरोल्ड कॉम्पलेट ने लिखी थी। एवोल्यूशन ऑफ कल्चर, लेस्ले वाइट ने लिखी थी। द साइंस ऑफ कल्चर, द साइंस ऑफ कल्चर, लेस्ले वाइट ने लिखी थी। द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर, लेस्ले वाइट ने लिखी थी। रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी, एडमंड लाइट ने लिखी थी। एंथ्रोपोलॉजी किसने लिखी थी? एंथ्रोपोलॉजी बुक की बात की जाए, वो अल्फ्रेड क्रॉबर ने लिखी थी। 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 रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी एंड एडमंड लीच ने लिखी थी। सैवेज माइंड किसने लिखी थी? लेवी स्ट्रॉस ने लिखी थी। ओके, द फॉरेस्ट ऑफ सिंबल्स किसने लिखी थी? ये लिखी थी विक्टर टर्नर ने। राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, मैरविन हारिस ने लिखी थी। ओके, रिचुअल प्रोसेस विक्टर टर्नर ने लिखा था। और इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, क्लिफोर्ड गेट्स ने लिखी थी। और लोकल लोकल लैंग्वेज, क्लिफोर्ड गेट्स ने लिखी थी। ये सारी बुक्स थी जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स से जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बिलोंग करते थे, उन्होंने डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में बुक्स लिखी और अपनी अपनी बुक्स में उन्होंने डिफरेंट कल्चर को एक्सप्लेन किया। उन्होंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया, डिफरेंट सोसाइटीज को एक्सप्लेन किया। किसी ने फैमिली को स्टडी किया, किसी ने कल्चर को स्टडी किया, किसी ने रिलीजन को स्टडी किया। ओके, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज ने स्टडी किया। ओके, तो द क्राइसैंथेमम एंड द स्वॉर्ड बुक लिखी थी। द साइकोलॉजिकल फ्रंटियर्स ऑफ सोसाइटी, कार्डिंगर ने लिखी थी। द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आइलैंड बर्मा, सोशल स्ट्रक्चर, एंथ्रोपोलॉजी, sex and temperament, three primitive society, coming of age in Samoa, the chrysanthemum and the sword, psychological frontiers of society, Abraham Cardinger, the people of Lori, the individual and his society, Abraham Cardinger, psychological frontiers of society, Abraham Cardinger, the elementary structure of kinship, the science and culture, the structure and function in primitive society, political system of island Burma, एडमंड लीच ने लिखी थी। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आइलैंड बर्मा, एडमंड लीच ने लिखी थी। विक्टर टर्नर ने लिखी थी द रिचुअल प्रोसेस। विक्टर टर्नर, द फॉरेस्ट ऑफ सिंबल्स, द रिचुअल प्रोसेस, देन इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर। ओके, देन द राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल, देन द रिलीजन एज ए कल्चरल सिस्टम, रिलीजन एज ए कल्चरल सिस्टम, क्लिफोर्ड गेट्स ने लिखी थी। तो ये बुक्स को आपने अंडरस्टैंड करना है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। चाहे वो रिलीजन है एज ए कल्चर सिस्टम, क्लिफोर्ड गेट्स की बुक है, चाहे राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी है, मैरविन हैरिस की, द रिचुअल प्रोसेस है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर है, देन कल्चरल मटेरियलिज्म है, मैरविन हैरिस का,
लोकल लैंग्वेज है क्लिफोर्ड गेट्स का, कल्चरल मटेरियलिज्म है मेरविन हैरिस, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर है क्लिफोर्ड गेट्स, द रिचुअल प्रोसेस है विक्टर टर्नर, द फॉरेस्ट ऑफ सिंबल्स है विक्टर टर्नर। विक्टर टर्नर सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। विक्टर टर्नर सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। तो विक्टर टर्नर द फॉरेस्ट ऑफ सिंबल्स है विक्टर टर्नर। देन द रिचुअल प्रोसेस है विक्टर टर्नर, द फॉरेस्ट ऑफ सिंबल्स, द रिचुअल प्रोसेस विक्टर टर्नर। देन द क्लिफोर्ड गेट्स की बात की जाए, रिलीजन एंड सिस्टम ऑफ कल्चर, रिलीजन एज ए कल्चर सिस्टम, रिलीजन एज ए कल्चर सिस्टम, रिलीजन एज ए कल्चर सिस्टम। Then interpretation of culture, Clifford Geertz, then local language, Clifford Geertz. So Victor Turner, Clifford Geertz, Victor Turner, Clifford Geertz, ये दोनों symbolic and interpretive school of thought से belong करते थे। Victor Turner की बात की जाए, the symbolic, the forest of symbols की बात की जाए, okay, और the ritual process की बात की जाए, the interpretation of culture की भी बात की जाए, religion as a cultural system की बात की जाए, तो ये विक्टर टर्नर और क्लिफोर्ड गीट्स ने बुक लिखी थी, कल्चरल मटेरियलिज्म मैरविन हैरिस ने लिखी थी, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर क्लिफोर्ड गीट्स ने लिखा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर क्लिफोर्ड गीट्स ने लिखा है, ओके। द सैवेज माइंड लेवी स्ट्रॉस ने लिखा है, सैवेज माइंड लेवी स्ट्रॉस ने लिखा है, द एवोल्यूशन ऑफ द साइंस ऑफ कल्चर, structure and function in primitive societies, structure and function in primitive societies, okay. AR Radcliffe Brown, structure and function in primitive society, structure and function in primitive society, AR Radcliffe Brown, structure and function in primitive society, structure and function in primitive society, AR Radcliffe Brown. The science of culture, Leslie White, the science of culture, the evolution, Leslie White, the evolution of culture, Leslie White, the science of culture, Leslie White, the evolution of culture, Leslie White, the science of culture, Leslie White, the evolution of culture, Leslie White, the science of culture, Leslie White, the evolution of culture, Leslie White। ये बुक लिखी है लेस्ली वाइट ने, द साइंस ऑफ कल्चर, द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर, द साइंस ऑफ कल्चर, द साइंस ऑफ कल्चर, द साइंस ऑफ कल्चर, लेस्ली वाइट, द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर, लेस्ली वाइट। ये दोनों बुक्स जो लिखी हैं लेस्ली वाइट ने लिखी हैं। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी एयर एडक्लिफ क्रॉबर ने लिखी है। द नेचर ऑफ कल्चर एल्फ्रेड क्रॉबर ने, द नेचर ऑफ कल्चर एल्फ्रेड क्रॉबर ने लिखी है। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आयरलैंड बर्मा एडमंड लीच ने लिखी है। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आयरलैंड बर्मा एडमंड लीच ने लिखी है। द साइंस ऑफ कल्चर, द थ्योरी ऑफ कल्चर, द साइंस ऑफ कल्चर, द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर, द साइंस ऑफ कल्चर, द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर, the theory of culture change, Julian Stewart, the theory of culture change, Julian Stewart, the theory of culture change, Julian Stewart, the theory of culture change, Julian Stewart ने बुक ये लिखी है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इसी में हमने देखा कि पेपर 1 की बुक्स के बारे में हमने स्टडी किया, एंथ्रोपोलॉजी की बुक्स के बारे में हमने स्टडी किया, कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, ओके। एंथ्रोपोलॉजी की बुक्स कौन कौन सी हैं, की एंथ्रोपोलॉजिस्ट की मेजर पब्लिकेशंस कौन कौन सी हैं, वो हमने देखा, ओके। तो आप हमने PYQs को भी हमने स्टडी किया है, ओके। हमने तो हमने बुक्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ओके। एथनोसेंट्रिज्म का टर्म जो था वो किसने दिया था, डब्ल्यू जी सुमनर ने दिया था, ओके। सो एमिक एंड एटिक व्यू किसने दिया था, लिंग्विस्टिक थे केनाथ पाइक। So emic approach, this is a local belief that the nails and hair removed from the body
nails और hairs जो हम remove करते हैं are not to be thrown in the open space. This is a local belief because there is a chance of the same being used for black magic, causing harm to the person concerned. The elders do not allow the coconut piece half open inside the home, saying that it is done on the occasion of death. The elders do not allow the coconut piece half open inside the home, saying that it is done on the occasion of death. So this is an Amic approach. It is the local belief. Amic approach is the local belief that तो जो लोकल का व्यू होता है, लोकल बिलीफ होता है, हमने बाल, नाखून को हमें ओपन में थ्रो अवे नहीं करना चाहिए, थ्रो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ओपन में थ्रो करते हैं तो हो सकता है कि कोई यूज कर लेता है उसको और ब्लैक मैजिक करके वो पर्सन को हार्म कर सकता है. Okay, amic approach, attic approach. The attic side of it may be that throwing nails and hairs carelessly. Attic approach. And what is attic approach? Attic approach says that throwing hairs, it may in turn mix up with food items. It is not hygienic. It is not hygienic. It is attic approach. Keeping half of the coconut open will lead to the coconut becoming dry and fit for use. Keeping half of the coconut open will keeping half of the coconut open will lead to the coconut becoming dry and unfit for use. This is one is attic approach. ठीक है, when people think about their own culture is amic, and what an outsider thinks about a culture other than about a culture other than his own is called attic approach. Okay, so amic approach is the insider's view, but where people think about his own culture. Attic approach is other people think about his culture. Amic is insider's view, and what outsiders thinks about a culture other than his own. What thinks about a culture other than his own. When the other side think of that is an attic approach. Amic approach and attic approach. These two must be understood by you. Okay, guys. What is Herskovit? What is a culture? कल्चर इज द मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट का जो मैन मेड पार्ट है, हर्स्कोविट ने कहा था कल्चर इज द मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. Culture is the man-made part of the environment. The first anthropological definition of culture was given by Edward Burnett Tyler. To him, culture is the complex whole which includes knowledge, beliefs, arts, moral, law, customs, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of the society. Culture is a characteristics की बात करें, culture is no superior no other. Culture is diffused to other culture through culture assimilation and culture contact. Culture is learned, culture is universal, culture is always that of a society, culture satisfy human needs, culture it has a material and non-material aspect. So culture, when I say that culture is the man-made part of our environment as told by Herskovit. Malinowski has defined culture, Ruth Benedict has defined culture, different authors. So culture satisfy human need. Culture has material and non-material component. Culture is learned. Culture is universal. Culture is diffused to other places. No culture is inferior or superior. Culture is created by humans. Culture is complex. Okay.
and what is enculturation? What is acculturation, enculturation, what is cultural shock? Okay, so enculturation refers to the process by which one learns the way of life and behavior of one's own culture. When I way of life, when one learns way of life of one's own culture. Culture is a one's way of life and behavior of one's own culture. Enculturation अपने कल्चर को समझना. Enculturation. And what is acculturation? Acculturation is the changes that occurs in one's culture due to in contact. You are in contact with other culture, and the changes that occurs in your own culture due to the contact with other culture is called acculturation. So I hope you have understood what is the difference between enculturation and culturation. Enculturation is the process of learning your own way of life and behavior of culture. The process by which one learns the way of life and behavior of one's own culture. When one is learning one's own culture, is called enculturation and acculturation, culture shock. When you encounter an entirely different culture, what a strange language, what a strange food habits, what a strange housing pattern, belief system. So it is called cultural shock. So ethnocentric people are more exposed to cultural shock. So what is culture lag? W.F. Osborne, in his book Social Change, introduced the concept cultural change lag. So according to him, compared to non-material aspects of culture, including beliefs, values, morals, material cultures changes more rapidly. In other words, the non-material part always lags behind the material part. The gap between the rate of change in the material and non-material aspects is referred to as cultural lag. So culture lag it was introduced by W.F. Osborne. W.F. Osborne. So it was introduced by W.F. Osborne. So it was introduced by W.F. Osborne. So what he said about the culture lag is that the material aspect of the culture always moves ahead than non-material aspects of the culture. That is, non-material aspects of the culture always remains behind for or in comparison to material aspect of culture. That is, the difference is called the gap between the changes, the rate of change in the material aspects and the non-material culture is referred to as cultural lag. Society. A society is composed of individuals. They interact with each other on the basis of some behavior, on the basis of shared behavior. There is a relationship between the members. It consists of individuals. Society consists of individuals. Society, McIver and Page. McIver and Page. Society is the web of social relationship. Okay. Ethnography. Ethnography is the simple and holistic study of a particular culture. An ethnographer collects data through direct interaction with the people, family, food habit, dress pattern, settlement, economic activity, political organization, rituals, kinship, family, marriage. Okay, so the Andaman Islander was published in 1912
ethnography on the tribe Munda, the Munda and their country. Ethnography was published by S.C. Roy. He was the first Indian scholar who conducted an ethnographic study of an Indian tribe. He studied Munda and their country. S.C. Roy is called the father of Indian ethnology. S.C. Roy is called the father of Indian ethnography. Okay. Radcliffe Brown, the student of W.H.R. River, conducted fieldwork among the tribes of Andaman Nicobar Island, and his book The Andaman Islanders was published in 1922. Radcliffe Brown was the student of W.H.R. Rivers. W.H.R. Rivers, a British sociologist, came to India to study the Toda tribe of Nilgiri Hills in Tamil Nadu. Toda tribes of Nilgiri Hills in Tamil Nadu. W.H.R. Rivers came to India to study the Toda tribe of Nilgiri Hills in Tamil Nadu. His monograph, The Toda, published in 1906. W.H.R. Rivers. However, significant changes in the approach of ethnographic study was brought in by Malinowski. He conducted 3 years of intensive fieldwork among the tribes of Trobriand Islanders. He used the method of total participant observation and followed the native language throughout his study. It was a turning point in the field of anthropology. He is known as the father of field work tradition in He is known as the father of field work tradition. Field work tradition in anthropology was started by Malinowski. Okay, he studied the Argonauts of the Western Pacific, Trobriand Islanders. Ethnographic studies were conducted in Kerala on different castes and tribes by different scholars. Okay, the earliest of such studies was the caste and tribes of Kachins by L.K. Anantakrishna Iyer. Later, he was invited to head the first department of anthropology in the University of the first department of anthropology. He had the first department of anthropology in the Calcutta University. L.K. Ananda Krishna Iyer. Ananta Krishna Iyer. L.K. Krishna Iyer produced the work Travancore. Ethnology is the comparative study of races and culture. In Britain, social anthropology was earlier known as ethnology. They classify people on the basis of their distribution. It is a comparative study of races and culture. The first anthropologist definition of culture was given by Tyler. So, brief ethnography of the Toda. Toda Hills was done by W.H.R. Rivers, tribe of Nilgiri Hills in Tamil Nadu. Okay guys, इस वीडियो में करीब करीब 1 hour 45 minutes की वीडियो मैंने बनाई है। तो गाइस इस वीडियो को हम यहाँ तक ही रखते हैं गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे डिस्कस करेंगे एंथ्रोपोलॉजी को, डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे गाइस। तो मेरी वीडियो को आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। मैं कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहूँ आपके लिए। आपकी डाउट्स क्लियर करना मेरा मकसद है। आपको होलिस्टिक स्टडी कराना एंथ्रोपोलॉजी की, वो मेरा एम है।
एंथ्रोपोलॉजी कोई एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है। ये सिस्टमैटिक स्टडी की जाती है हमें ह्यूमन बींग्स की। ओके गाइस, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें गाइस। बाय बाय गाइस, टेक केयर।